Good afternoon, everyone. Starts from your attendance. Let everyone join. Starting at 1:05, okay, so that everyone can join at that time and fill your attendance. We have to start Battle of Plassey, right? है ना? Battle of Plassey पढ़नी थी? हाँ ना कर लो. Joshi was not there in the yesterday's class, ना? Have you seen the recording, Madhav? Joshi, you were not there in yesterday's class, right? Have you seen the recording for yesterday? I just give you a brief what was it yesterday, what we studied. We basically studied the conflicts between the local rulers, specifically the Nawabs of Bengal and the company. There was a series of arguments between both the parties, Nawabs of Bengal and uh, the company. And finally, this all resulted in the all conflicts and uh, issues resulted in the Battle of Plassey. Battle of Plassey is very, very important milestone, not milestone, but a very, very historic point in the modern history. ठीक है, यही से स्टार्ट होता है प्रोसेस इंडिया की कॉलोनाइजेशन का. इंडिया को रूल करना स्टार्ट करते हैं ब्रिटिशर्स, राइट, एंड इट कंटिन्यूज अप टू पार्टीशन. तो हम इसको कई बार रेफर करते हैं प्लासी टू पार्टीशन. इस पूरे एरा को अराउंड स्पैनिंग अराउंड 190 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंचुरीज. बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट करते हैं. बैटल ऑफ प्लासी की हिस्ट्री जाती है 1756 में. इट गोज बैक टू 1756. फॉर ऑल दोस्त जिनको थोड़ा सा मैं रिमेम्बर करवा देती हूँ, और मानव की कल क्लास नहीं ले पाया था, और बाकी भी कुछ होंगे जो आ जाएंगे. बंगाल had mainly 3 rulers: Rashid Quli Khan, followed by Ali Vardi Khan, and finally Siraj-ud-Dawla. In 1756, Ali Vardi Khan dies and Siraj-ud-Dawla becomes Nawab. ठीक है, कंपनी को फियर था कि सिराजुद्दौला would be very powerful and he might use his powers against the company. जो आगे जाके हुआ भी. ठीक है, कंपनी को चाहिए था पपेट रूलर. पपेट रूलर, सब पपेट समझते हैं क्या होता है? एवरीवन नोज व्हाट इज अ पपेट. पपेट शोज देखे होंगे सबने, है ना? कठपुतली वाला डांस देखा होगा. कंपनी को भी ना ऐसे रूलर चाहिए था जो कंपनी की सुने, जो कंपनी के कंडीशंस पे, कंपनी के कहने पे चले, राइट. दे वांटेड अ पपेट रूलर कंट्रोल्ड बाय कंपनी. दे वांटेड अ रूलर which is being controlled by the company. ठीक है, तो क्या हुआ आगे? बुक भी रेफर करूंगी सो दैट यू कैन अंडरलाइन. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? कंपनी वांट अ पपेट रूलर बिकॉज क्योंकि कंपनी अगर पपेट रूलर होगा तो इट विल गिव ही विल गिव ट्रेड डिस्काउंट्स टू द कंपनी, प्रिविलेजेस देगा कंपनी को. ठीक है, सो व्हाट कंपनी डिड, कंपनी ट्राइड टू हेल्प सिराजुद्दौला's राइवल्स टू बिकम नवाब. ठीक है, उन्होंने ट्राई किया कि सिराजुद्दौला का नवाब राइवल बन जाए, सॉरी सिराजुद्दौला का राइवल नवाब बन जाए, सो दैट वो उनके कहने पे चले, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया. जब कंपनी ने इन पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू किया बंगाल के, सिराजुद्दौला गॉट फ्यूरियस, ही गॉट एंग्री and he said the company needs to stop interfering in his state, in his dominion. Dominion means state, जहां वो रूल कर रहा है. आप बंगाल के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करोगे, सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा. फर्दर सिराजुद्दौला सेज यू विल नॉट डू फोर्टिफिकेशन. आप फोर्टिफिकेशन रोकोगे. वो फोर्ट्स बना रहे थे, कंपनी वाज मेकिंग फोर्ट्स, कंस्ट्रक्टिंग फोर्ट्स अराउंड द सेटलमेंट्स.
अब वो भी रोकोगे, और जो भी रेवेन्यू ड्यू है, जो भी ड्यू रेवेन्यू है आपको पे करो। नेगोशिएशंस फेल होती है। नेगोशिएशंस मतलब बातचीत स्टार्ट होती है कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, विच फेल। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सिराजुद्दौला plus his 30,000 soldiers capture the English East India Company's Qasim Bazar factory. If anyone is belonging to Calcutta, उनको कासिम बाजार पता होगा। कासिम बाजार इज अ वेरी वेरी नोन प्लेस इन कैलकाटा, और वहाँ एक एआईसी की वहाँ फैक्ट्री होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। कासिम बाजार ये मेन फैक्ट्री थी कंपनी की, ठीक है। एआईसी की कासिम बाजार फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया सिराजुद्दौला और उसकी फोर्सेस, ठीक है। फर्दर वेयर हाउस वॉज लॉक्ड अप, वेयर हाउस जहाँ से सप्लाईज जानी है उसको लॉक कर दिया गया है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स आर अरेस्टेड, ठीक है। और जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं दे आर डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड मतलब जब आप सोल्जर्स से उनके आर्म्स, उनके वेपन्स स्नैच कर लेते हो, यू स्नैच द वेपन्स, यू टेक द वेपन्स अवे फ्रॉम द सोल्जर्स, देन दे आर नोन एज डिसआर्म्ड, ठीक है। कासिम बाजार की फैक्ट्री कैप्चर कर ली है, वेयर हाउस लॉक कर दिया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स अरेस्ट कर लिए गए हैं, सोल्जर्स को डिसआर्म कर दिया गया है, ठीक है। क्या कंपनी ये डाइजेस्ट कर पाती इतना कुछ हो रहा है उनकी मेन फैक्ट्री के साथ? ऑब्वियसली नहीं करती। ये चैलेंज था कंपनी की अथॉरिटी को, नवाब का। तो व्हाट हैपेंड नाउ, बंगाल तो पूरा कैप्चर में है सिराजुद्दौला के, ठीक है। क्या होता है, मद्रास में एक और ऑफिस है ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको हेड कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इसके से हेड है, ठीक है। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन राइट नाउ, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव नेवल फ्लीट्स यानी बहुत सारे शिप्स सोल्जर्स भरकर भेजी जाती हैं बंगाल को वापस कैप्चर करने के लिए, सिराजुद्दौला से और उसके सोल्जर्स से ईआईसी की फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री वापस लेने के लिए। अच्छा, अब ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही है नाउ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नाउ ईआईसी इज नाउ द ओनली पावर विच इज प्रेजेंट इन ब्रिटिशर्स नाउ, ठीक है। तो नेवल फ्लीट्स भेजी जाती हैं कैप्चर करने के लिए बंगाल को वापस, ठीक है। फिर सीरीज ऑफ नेगोशिएशन स्टार्ट होते हैं बिटवीन कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव रिप्रेजेंटिंग कंपनी, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, एंड सिराजुद्दौला। 2 बार नेगोशिएशन हुई, 2 बार नेगोशिएशन हुई, याद रखना दोनों के ओकेजन फर्क है। एक पे तब होती है जब वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, सेकंड होती है जब सिराजुद्दौला फर्स्ट स्टेप लेते हैं, ये वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री को कैप्चर कर लेना, वेयर हाउस लॉक कर देना, ब्रिटिश ऑफिशियल अरेस्ट कर लिए, ब्रिटिश सोल्जर्स डिसआर्म कर दिए। तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आंसर बैक करते हैं अपनी नेवल फ्लीट्स भेजकर, वापस जाओ, वापस बंगाल जाओ एंड कैप्चर कासिम बाजार फैक्ट्री अगेन, ठीक है। तब उसके बाद नेगोशिएशंस होती हैं, ऑब्वियसली दीज आर आल्सो फेल्ड, ये नेगोशिएशंस भी फेल हो जाती हैं, ये टॉक्स फेल हो जाती हैं। एंड फाइनली बैटल ऑफ पलासी ब्रेक्स आउट। पलासी इज अ प्लेस in Bengal, breaks out in 1757 between forces of Sirajuddaulah
versus East India Company under the command of Robert Clive. Now obviously रिजल्ट सबको पता है क्या होगा, रिजल्ट क्या हुआ होगा, कौन जीता, एस और आर, कंपनी या सिराजुद्दौला? चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, you can use the chat box. Singh says R, Roshida says S. कोई पर्सपेक्टिव आए हैं मेरे पास, अभी टाई चल रहा है. ओके, दिशा सेज R, आंसर C. तो जिसने ना एस लिखा है, सिराजुद्दौला लिखा है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं. इतनी ऑप्टिमिज्म की जरूरत है पता है हमारे सोसाइटी को. हम बिल्कुल ऑप्टिमिज्म नहीं रहा है हमारा, बिल्कुल भी पॉजिटिविटी ऑप्टिज्म खत्म हो गया है. ठीक है, बट हार्श रियलिटी वाज EIC हैड वॉन. ठीक है बेटा, अगर ये जीत जाते तो स्टोरी यही खत्म हो जाती. 200 साल तक स्टोरी क्यों चलती, तो इतना पढ़ना ही नहीं पड़ता. अगर ये जीत जाते तो बस ये जीत जाते. एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, EIC won the battle and one main reason. अब रीजन क्या था इनके जीतने का, ये भी सुनियो. कोई बहुत बड़ा मतलब कुछ एक्सेप्शनल नहीं किया था इस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने. जस्ट दे प्लेड वन गेम. Sirajuddaulah was to be joined. He was supposed to be joined by Mir Jafar and his forces. मतलब प्रॉमिस हुआ था सिराजुद्दौला और मीर जाफर का. मीर जाफर ने कहा था मैं अपनी फोर्सेस लेकर पक्का आऊंगा. ठीक है, अच्छा ये ऐसा समझो, सिराजुद्दौला के फ्रेंड ने प्रॉमिस किया मैं आऊंगा, मैं अपने फ्रेंड्स भी लेके आऊंगा, छोड़ेंगे नहीं हम. बट वो आया ही नहीं. अब क्यों नहीं आया, क्योंकि एक दिन पहले EIC ने प्रॉमिस कर दिया मीर जाफर को कि अगर सिराजुद्दौला को हराने में हमारी हेल्प करोगे, और कैसे हेल्प करोगे, बस आना नहीं है तुम्हें, तुम आना मत, तो यू विल बी द नेक्स्ट नवाब, यू विल बिकम द नेक्स्ट नवाब. कंपनी की पपेट रूलर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे. कंपनी पपेट रूलर चाह रही थी, है ना, इससे कंपनी के पपेट रूलर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, और हो गई. मीर जाफर ने कुछ नहीं किया, बस वो आई नहीं, छुट्टी इंजॉय करी, और उनकी फोर्सेस नहीं. तो लाइक यार क्या है, मैं क्या हो गया था जवाब बनने में, सब काम खराब हो गया, है ना. चलो, तो मीर जाफर की फोर्सेस ने ज्वाइन नहीं किया सिराजुद्दौला का. एज रिजल्ट सिराजुद्दौला हार गए. एंड what happened next, Sirajuddaulah was assassinated, that is he was killed, and Mir Jafar became the Nawab of Bengal. बेसिकली जो पपेट रूलर थे, पपेट रूलर थे ये कंपनी के लिए, ऐसा डिसाइड हुआ था, लेकिन वो पपेट रूलर रहे. अब आगे देखते हैं क्या हुआ. मैं यहाँ पे सीक्वेंसिंग लिख रही हूँ. अभी ना कंपनी, अच्छा तुम बहुत हैरान होंगे, ब्रिटिशर्स ना बहुत ज्यादा फ्लिप मारते हैं, मतलब अपनी बात पहले कुछ कहते हैं फिर वो कुछ और करते हैं, कुछ और कहते हैं. ठीक है, ये कहते भी कुछ है, ये करते भी कुछ है, और होता भी कुछ और ही. तो तुम भी देखोगे कि इतना फ्लिप करते हैं अपनी बात से कि तुम खुद हैरान हो जाएगी कि इतना बहुत फ्लिप करता है. इतना तो जिमनास्ट भी नहीं फ्लिप करते जितना ये करते हैं अपनी बात से. काफी हैरान हो गए थे लोग. सिराजुद्दौला 1757 में हार गए. उसके बाद आए मीर जाफर. ठीक है, अब मीर जाफर के साथ प्रॉब्लम ये होने लगी, उनको रियलाइज होने लगा अरे इतना कौन कंट्रोल करता है. वो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे मीर जाफर को ब्रिटिशर्स. ठीक है, इसका रिजल्ट ये हो रहा था कि मीर जाफर की इमेज अपने सिटीजन्स के आगे नेगेटिव हो, वो अपनी डिग्निटी लूज कर रहे थे अपने सिटीजन के आगे.
पहले ये बताओ, कोई भी कैसा रूलर हो, कैसा भी कोई रूलर हो, क्या वो ये चाहेगा कि मेरे सिटीजन्स के आगे मेरी रिस्पेक्ट और मेरी डिग्निटी चली जाए? कोई रूलर ये नहीं चाहेगा ना कि उसके सिटीजन्स को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू हो जाए। तो मीर जाफर के साथ यही हुआ, उसके सिटीजन्स के आगे डिग्निटी लूज हो गई थी, रिस्पेक्ट खत्म हो गई थी, सिटीजन की रिस्पेक्ट करना छोड़ रहे, ठीक है। तब मीर जाफर ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स को एंड रिवोल्ट करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कि नहीं मैं इतना पपेट रूलर नहीं बनूंगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ, मीर जाफर को हटा के बनाया गया मीर कासिम। पहले इससे पहले मैं मीर कासिम पे आऊं और उसके बाद क्या हुआ, एक छोटी सी चीज क्लियर करनी है। अच्छा, पहले तो ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये फटाफट अंडरलाइन कर। सारा हाईलाइट कर लो, हाईलाइट या अंडरलाइन कर लो, इट विल हेल्प यू। कर लियो, नेक्स्ट पेज पे ये भी कर लो सारा। बैटल ऑफ पलासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की पहली मेजर विक्ट्री थी जो इंडिया में, जहाँ कभी वो आए नहीं, कभी कुछ किया, मतलब जिसके बारे में कुछ पता नहीं, वहां पर वो एक बैटल जीत गए। हाईलाइटेड, चले आगे। आई टोल्ड यू मीर जाफर वाज मेड द नवाब एंड कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है बच्चा? डे टू डे एक्टिविटीज। जो गवर्नमेंट की डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन वही होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन उसी को बोलते हैं, यस और नो? यस, राइट। कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लेना देना नहीं था। कंपनी का अभी भी ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। द ऑब्जेक्टिव रिमेन्स द सेम। कंपनी वांट्स पावर बट कंपनी डजंट वांट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी को चाहिए पावर हमारे पास, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्राइम ऑब्जेक्टिव अभी भी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड एक्सपैंड करना। ठीक है, वो कहते हैं, व्हाट द ब्रिटिशर्स से कि अगर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बिना टेरिटरीज कॉन्कर किए हो जाता है लोकल रूलर्स के सपोर्ट से, ठीक है, लोकल रूलर्स अगर उनको प्रिविलेजेस दे देते हैं तो वो टेरिटरीज नहीं कॉन्कर करेंगे। हम क्यों करेंगे टेरिटरीज कॉन्कर? अगर लोकल रूलर्स हमें डायरेक्टली सब कुछ दे रहे हैं, नहीं करेंगे। हमें प्रिविलेजेस दो, ड्यूटी फ्री करो, सबको ड्यूटी फ्री रखो, हम नहीं लेंगे टेरिटरीज। ठीक है, ये अभी जो मैंने आपको पैराग्राफ समझाया, इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू। मीर जाफर का एग्जांपल था इसमें। ठीक है, बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी, बेसिक डिग्निटी तो दिखानी पड़ेगी ना। ठीक है, अपने सब्जेक्ट से रिस्पेक्ट भी चाहिए सब रूलर्स को। ठीक है, when मीर जाफर protested the company deposed him and installed मीर कासिम in his place। ठीक है? जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। अब मीर कासिम के साथ क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम मीर कासिम के साथ, मीर कासिम ने भी सेम थोड़े टाइम में प्रोटेस्ट और रिवोल्ट करना स्टार्ट किया एंड दिस रिजल्टेड इनटू सेकंड बैटल, बैटल ऑफ बक्सार। बक्सार इज अ प्लेस प्रेजेंट डे बिहार, बिहार एंड झारखंड के बॉर्डर पे है ये जगह। 1764 सेकंड मेजर बैटल, बैटल ऑफ बक्सार। ठीक है, इससे पहले और इसके हारने के बाद वापस मीर जाफर आते हैं।
बच्चा भी ये याद करना पड़ेगा। आई कैन नॉट डू एनी। आई नो दिस अ बिट कंफ्यूजिंग, बट अगर ये बना लोगे तो इजी रहेगा। यहाँ पे हुई बैटल ऑफ पलासी, बीओपी। 7 साल बाद हुई बीओपी, कॉम। याद रहेगी ऐसे। आगे चलूं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? ठीक है, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सार के क्या कॉन्सिक्वेंसेस? कंपनी के तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल सिचुएशन चाहिए। नंबर वन, फ्रांस। वेन एवर देर इज अ वॉर, जब भी वॉर होती है तो एक विनिंग टीम हो, एक विनिंग पार्टी होती है, एक लूजिंग पार्टी होती है ना। ड्रॉ तो नहीं होता, ड्रॉ तो बड़ी रेयरस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन होगी। मैंने नहीं सुनी। आपने सुनी हो तो मुझे भी बताना कि कहीं ड्रॉ हो गया है। वॉर में कभी ड्रॉ हुआ हो, मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है, क्या होता है? लूजिंग पार्टी या लूजिंग नेशन या लूजिंग ग्रुप हैज टू पे सर्टन अमाउंट, टू विनिंग ग्रुप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉर इंडेमनिटी। वी कॉल इट एज वॉर इंडेमनिटी। ठीक है, ये एक प्राइस होता है, एक अमाउंट फिक्स किया जाता है जो लूजिंग ग्रुप देगा विनिंग ग्रुप, विनिंग पार्टी। ठीक है, कंपनी ने कंपनी डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ ₹5 lakhs पर मंथ जो नवाब देंगे, नवाब ऑफ बंगाल विल पे टू कंपनी। नवाब ऑफ बंगाल ही हारे थे ना, तो कोई और हारा था? नवाब ऑफ बंगाल ही हारे थे ना, तो नवाब ऑफ बंगाल देंगे कंपनी को 5 लाख पर मंथ। तो आदमी ना दे पाए, पूरे साल का ना दे पाए। तो आज से 250 years ago, 5 lakh per month, Nawab of Bengal will pay to company as war indemnity. As war indemnity, आपकी वजह से हमारा इंडेमनिटी। ये क्यों लगाई जाती है कि ऐसा विनिंग ग्रुप ऐसा कहता है लूजिंग ग्रुप को कि आपकी वजह से वॉर हो गया, आपकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है। एक तो वॉर भी करा दी, एक तरह से ना ब्लेम किया जाता है, मोर ऑफ अ ब्लेम एंड ह्यूमिलेशन। वॉर इंडेमनिटी ह्यूमिलेट करने के लिए होती है। और ये आगे चल के 9th और 10th की हिस्ट्री में ये वर्ड आपने बहुत पढ़ना है, जब आप World War I, II पढ़ोगे। तो इसलिए दैट्स व्हाई यू शुड नो दिस वर्ड। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, एंड या लिख रहे हो तो लिख लो। सेकंड, सेकंड, आफ्टर बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सार, द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। कंपनी बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल। दीवानी राइट्स मिलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी इज द दीवान, दीवान इज द पोस्ट। अब क्या होगा मैम? दीवान दीवान को एक पोस्ट तो मिली है, कौन सी बड़ी बात है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। इन राइट या ये पोजीशन आने से कंपनी हैड द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस इन बंगाल। पूरे बंगाल से वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस उनकी स्पेंडिंग भी कर सकते हैं। टैक्सेस कलेक्ट भी कर सकते हैं और उन टैक्सेस को एक्सेस भी कर सकते हैं, उनकी स्पेंडिंग भी कर सकते हैं। अब पूछोगे मैम इसमें, अब एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट्स सो इम्पोर्टेंट इन दिस?
इम्पोर्टेंट ये इसलिए है बेटा, कैन आई इरेज दिस एवरीथिंग इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट? मुझे आगे लिखना है, तुम्हें समझाना है। ओके, देखो बेटा, बिफोर 1764, बिफोर 1764 क्या होता, क्या हुआ था, 65, सॉरी सॉरी सॉरी, 65 में दीवानी राइट्स मिले थे कंपनी को। ठीक है, 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे, तो 1764 तो बेसिकली क्या हो रहा था, अब तक क्या हो रहा था कि, अच्छा इंडिया में पाउंड्स नहीं चलते थे ऑब्वियसली, और इंडिया में कौन से कॉइन्स चलते थे आपके, जो मुगल एम्परर के या नवाब ऑफ बंगाल के, ये सब कॉइन्स चलते थे, ये सब करेंसी चलती थी। ठीक है, पाउंड्स नहीं चलते थे। इंटरनेशनली जैसे अभी हम डॉलर्स में बात करते हैं ना, इंटरनेशनल ट्रेड अभी डॉलर्स में होता है ना, उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में होता था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूज टू टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, अब ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर लेकर ट्रेडर्स आए, कंपनी आई इंडिया में, with the help of this gold and silver they did some purchasing, right, and going back to Britain and selling the product, right. After 1765, after being the Diwan of the Bengal, the company no more needs this gold and silver. क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू किस में ले रही है, रेवेन्यू किस में कलेक्ट कर रही है, इंडियन करेंसी में, है ना। जो भी इंडियन करेंसी है, जो भी बंगाल की करेंसी है, चलो हम इंडियन में नहीं, बंगाल की जो भी करेंसी है, राइट, दे आर कलेक्टिंग रेवेन्यू इन बंगाल करेंसी, and they can also spend this currency in purchasing goods from traders, from producers। कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। उनको ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लाने की जरूरत है? डू दे नीड गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन नाउ? बात समझ में किस किस को नहीं आई? हैंड रेस करो। बात किसको नहीं समझ में आई? दोबारा एक्सप्लेन करूं? चला एक्सप्लेन अगेन। ठीक, ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लेकर आते थे और इंडिया में परचेजिंग करते थे। ठीक है, क्योंकि इंडिया में या तो गोल्ड एंड सिल्वर चलेगा या फिर लोकल करेंसी चलेगी, नो पाउंड नो डॉलर्स एक्सेप्टेड। ठीक है, बाहर ऐसा बोर्ड लगा है इंडिया की, ऐसा समझो कोई ट्रेड करने आया, इंटरनेशनल ट्रेड करने, कोई बाहर से ट्रेड करने आया फॉरेन कंट्री से, बाहर बोर्ड लगा है सिर्फ गोल्ड और सिल्वर और लोकल करेंसी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ब्रिटेन ने कहा हम गोल्ड और सिल्वर लाए, प्लीज वेलकम टू परचेजिंग, लेके जाओ जो आपको लेना है। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद ब्रिटेन की क्वीन कहने लगी कि गोल्ड और सिल्वर खत्म हो रहा है। गोल्ड और सिल्वर खत्म ही हो जाएगा ना, बार बार अगर परचेजिंग, सारा तो यहाँ जा रहा है परचेजिंग में, गोल्ड और सिल्वर खत्म होगा या नहीं होगा ब्रिटेन का? होगा ना, तो वो खत्म होना शुरू होगा। इतनी देर में कंपनी को मिल गए दीवानी राइट्स, कंपनी ने लोकल करेंसी में रेवेन्यू कलेक्ट किया, पैसे कलेक्ट किए, मार्केट में गए, लोकल करेंसी है हमारे पास, हाँ जी सर आप खरीदो, और उन्होंने परचेजिंग स्टार्ट कर दी। सो बेसिकली our money was being used to purchase goods which are to be sold in Britain। ब्रिटेन में जो गुड्स सोल्ड होने हैं उनकी परचेजिंग हमारे पैसे से हो रही है, जिसका प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए वो यहाँ जा रहा है, और गोल्ड और सिल्वर तो आ ही नहीं रहा वहां से, वहां से कोई पैसे का फ्लो नहीं है, सारा पैसा यही का है, फ्लो सारा पैसे का बाहर की तरफ हो गया है। इंडिया से ही कलेक्ट करो, इंडिया से ही परचेज करो और ब्रिटेन ले जाओ। कहानी समझ में आई है? क्यों दीवानी राइट्स इतने इंपॉर्टेंट थे? ठीक है, अब होमवर्क है यहाँ तक पढ़ के आना है, मंडे को पूछूंगी क्या किया। ठीक है, यू हैव टू रीड टिल दिस पेज विच आई हैव शोन यू।
Fine. Before the company becomes Naboobs, okay, Nawabs become Naboobs. उससे पहले वाला paragraph. Just before that, you have to complete that. And if are there any doubts, you can ask. अभी तो कुछ डाउट है जा रहा है? फ्रीडम तेज तो नहीं है? आज के कॉन्सेप्ट क्लियर थे सारे?